हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हमने पढ़ चुके हैं राज्य की शक्ति, यानी कैसे राज्य की शक्ति होती है, कैसे उनका प्रदर्शन होता है, किस तरीके से शक्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, वो सब टॉपिक हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन। किस प्रकार से शक्ति को संतुलित किया जाता है, वजन को बराबर किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका अर्थ, परिभाषा और उनके रूप पढ़ेंगे आज। शक्ति संतुलन तो अर्थ में है विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी है। इसका अर्थ है कि विभिन्न देश, जो अलग अलग देश है विश्व में, उनकी शक्तियाँ बराबर रूप से बटी गई है, उसको ही कहते हैं शक्ति संतुलन। यानी शक्तियाँ बराबर है तो शक्ति संतुलन रहेगा। अगर ऊपर नीचे है शक्तियाँ तो शक्ति संतुलन नहीं रहेगा। वो शक्तिशाली है, वो हावी रहेगा किस पर? जिसके पास शक्ति, जो शक्तिहीन है या शक्ति नहीं है, उनके ऊपर हावी रहेगा। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच में या बहुत सारे देश के पास बराबर की शक्ति चाहिए। सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तकनीकी हो, सैनिक हो, कैसी भी शक्ति हो वो बराबर सब में हो, तो वो है शक्ति संतुलन। अब उनकी परिभाषा बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग दी है। किसी ने कहा कि शक्ति संतुलन है दोनों देश बराबर, सारे विश्व के देश एक जैसी शक्ति रखे। सब ने अलग अलग की है, लेकिन इसने पामर और पार्किंस ने परिभाषा दी है इसके अनुसार। पामर और पार्किंस के अनुसार ये शक्ति संतुलन की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों द्वारा, पलड़े होते हैं ना, के द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। यानी जो तराजू होता है, उनके पलड़े होते हैं, दोनों में वजन अगर बराबर रखे तो उसको संतुलन कहेंगे, यानी शक्ति संतुलन। अगर एक में भार कम रहा तो वो ऐसे हो जाएगा, तो वो संतुलन नहीं होगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। एक देश तो बहुत ही ऊपर और एक बहुत ही नीचे, तो ये शक्ति संतुलन के लिए दोनों में वजन बराबर, यानी कि देश, कोई भी, कितना भी देश सारे विश्व में है, वो सब की शक्ति बराबर होनी चाहिए। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बिल्कुल तराजू ऊपर नीचे हो तो वो शक्ति संतुलन नहीं कहलाया जा सकता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब शक्ति संतुलन ने के रूप बताए हैं दो, यानी शक्ति संतुलन के दो रूप बताए हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक यानी लिखित, व्यवहारिक जो है तो थ्योरी। सैद्धांतिक में बताया गया है, सैद्धांतिक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण संतुलन। साधारण संतुलन यानी दो शक्तियाँ समान हो, जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ। यानी साधारण तो क्या है, जब शीत युद्ध चला था अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, पूंजीवादी और साम्यवाद, अमेरिका पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद, इन दोनों के बीच में हथियारों द्वारा युद्ध नहीं चला था, शीत युद्ध चला था, क्योंकि दोनों के पास शक्ति थी, दोनों के बराबर शक्ति के देश थे, तो वो संतुलन बना था, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते। तो शीत युद्ध का मतलब पढ़ा चुकी हूँ मैं, बिना हथियारों के वार्तालाप द्वारा लड़ा गया एक वैचारिक युद्ध, जो टेलीविज़न, रेडियो, अखबार ऐसे अपनी शक्तियों का उस पर प्रदर्शन, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। तो ये साधारण संतुलन में आएगा। कह रहे कि दोनों बराबर है देश और दोनों के पास बराबर शक्ति है, तो ये साधारण संतुलन है, ये कोई ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं है। दूसरा सैद्धांतिक में बताया जटिल संतुलन। इसमें राष्ट्र के अनेक समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जैसे कि बहुध्रुवीय व्यवस्था, ये जटिल है। इसमें जटिल संतुलन में ये है कि बहुत सारे देश हैं, उसमें शक्तिशाली भी हैं और बहुत शक्तिशाली भी है, कम शक्तिशाली भी है, विकसित भी है, विकासशील भी है, पिछड़े हुए भी है। ऐसे देश पूरे विश्व में ऐसे हैं, तो इसमें जटिलता आ जाती है संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसलिए पहले एक ध्रुवीय था, पहले दो ध्रुवीय था, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों देश शक्तिशाली थे। फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बन गया, और एक ध्रुवीय विश्व बन गया तो सारे देश जो थे, अन्य देश, वो सब उनके खिलाफ जाने लगे कि अमेरिका अकेला ही शक्तिशाली है, तो फिर बाद में हमारे ऊपर तो दबाव डालेगा। तो बहुध्रुवीय बना सभी विश्व,
बहुध्रुवीय यानी कोई शक्तिशाली देश दूसरे छोटे देश को दबाने, जबरदस्ती संधि करवाने या दबाने की, आक्रमण करने की या कोई कहना मानने की, दबाव देने की कोशिश की तो विश्व के सारे देश एक हो जाएगा और जो दबाव दे रहा है उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो वो है बहुध्रुवीय। तो ये व्यवस्था जटिल है जो अभी वर्तमान में चल रही है, जो शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका शक्तिशाली बना, लेकिन अब बहुध्रुवीय है। अमेरिका भी और छोटा देश हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या उनके लेवल का हो, लेकिन वो सबसे शक्ति संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि कोई पिछड़े के साथ कोई दबाव डालेगा कि सारा विश्व के देश एक हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता है, उनको भी, अमेरिका विकसित तो है लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ती है माल जो बना है तो उनको खपाने की, तो उनको निर्यात करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो उनकी सब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनकी जो उन देश की मांगे हैं जो बाहर से लानी ही पड़ेगी। तो ये जटिल संतुलन में बहुध्रुवीय विश्व होना बहुत ही जरूरी है, यानी पूरे विश्व के हर देश के पास शक्ति उनके सैनिक वगैरह हो सकती नहीं, लेकिन दूसरे देश उनके साथ जुड़े हुए, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से भी दो भाग बांटे गए हैं, प्रत्यक्ष विरोधी यानी दो राष्ट्रों के बीच में सीधा विरोध, यानी दो देश हमेशा विरोध ही करते हैं। उदाहरण के लिए भारत, पाकिस्तान, बहुत सारे देश हैं आगे, तो ये है कि वो सीधा विरोध करते, उनसे कभी भी संबंध बनाए नहीं रख सकते। व्यवहार में देखा गया कि प्रत्यक्ष विरोध, यह डायरेक्ट विरोध किसी दूसरों के, एक तो अप्रत्यक्ष होता है कि दूसरों के बल कहने में विरोध करता है ना। जैसे कि अमेरिका का कोई दुश्मन है तो भारत को कहेगा तो कि वो उनसे आप भी नहीं रखोगे, तो वो है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट खुद ही मना करे देश के, नहीं मैं इनके साथ जुड़ने वाला नहीं, इनसे संतुलन बनाए रखूंगा। तो व्यवहारिक में एक तो प्रत्यक्ष विरोध हो जाता है, दूसरा है संतुलन प्रतिद्वंदी यानी प्रतियोगिता। तो यथा स्थिति को कायम रखना यानी प्रतियोगिता, ये संतुलन व्यवहारिक में कौन सा होगा? संतुलन प्रतियोगिता। जैसे कि कोई देश बहुत ही वो था, पिछड़ा हुआ था, बहुत ही गरीब था, और अमेरिका का बार कोई भी शक्तिशाली देश उन पर आक्रमण किया। जैसे मान लो एक अच्छा सा उदाहरण है, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराए। क्यों गिराए? कि अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, और उस समय जापान उभरता था, वो विकसित होने वाला था, तो उन पर अणु बम गिराए। अणु बम गिरा के ये प्रतियोगिता की कि ये मुझसे पीछे, उनको बताया गया। तो इसमें उनकी यथा स्थिति कायम करने के लिए जापान वापस क्या करेगा? वो वापस विकसित होगा। वो वैसे की वैसे नहीं कि अमेरिका वो जैसे युद्ध किया था वो वैसा का वैसा रहेगा, हमेशा दबा हुआ रहेगा। उनकी यथा स्थिति पाने के लिए वो शक्ति जोड़ेगा, शक्ति के लिए संघर्ष करेगा, और वो भी अणु बम बनाएगा तो अमेरिका डर जाएगा, इसके पास भी अणु बम है, मेरे ऊपर भी वो गिरा सकता है। तो ये है कि ये प्रतिद्वंदी यानी जैसी यथा स्थिति नहीं रखना, आगे बढ़ना, ये है। तो मित्र देश और ये दो देशों के बीच में वो प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध हुआ था। जैसे जर्मनी का दो भागों में बढ़ गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, लेकिन जैसे एक होते ही वो अपनी यथा स्थिति में आ गया। तो ये है कि संतुलन प्रतिद्वंदिता यानी प्रतियोगिता के आधार पर वो अपनी शक्ति के लिए संघर्ष करेगा और अपनी पोजीशन वापस ऊपर लाएगा। जैसे भारत ब्रिटिश यहाँ हमारा उपनिवेश बन के आए और हमारी पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। अब हम वैसे ही रहते कि नहीं ब्रिटिश हम तो गुलाम है, हम तो ऐसे ऐसे ही रहते तो क्या होगा? ये शक्ति संतुलन प्रतिद्वंदिता नहीं होती यानी प्रतियोगिता नहीं होती। भारत हमेशा दबता ही रहता, लेकिन भारत ने देखा कि नहीं कि ऐसे तो रोज हमेशा दबते रहेंगे। फिर हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया और ब्रिटिश को अलग किया। अब हमारी स्थिति ब्रिटिश खुद भी हमसे संधि करता है। तो वो एक हमारी यथा स्थिति को कायम रखना, यानी पहले जो थी वैसी की वैसी नहीं होनी चाहिए। अब भारत सबके देशों के बीच में खड़ा हो सकता है। और कभी कभी पहले देश क्या था कि वो सोवियत संघ का देख लो, सोवियत संघ अमेरिका के कंधे से कंधे लगा के शीत युद्ध के समय दोनों इतने मतलब दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन सोवियत संघ विघटन हो गया 91 में विघटन हो गया, तो वो शक्तिहीन हो गया। तो यथा स्थिति पाने के लिए सोवियत संघ क्या करेगा? वापस वो शक्ति के लिए संघर्ष करेगा, और शक्ति जैसे अमेरिका का बराबर हुई तो वो शक्ति संतुलन व्यवहारिक दृष्टि से कहलाएगा।
तो ये हुए हमारे शक्ति संतुलन। कल हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन की विशेषता। ठीक है बच्चों, बाय।